आपका स्वागत है अपने पसंदीदा कहानियों के चैनल हिंदी साहित्य में। नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह। आज आप जो कहानी सुनेंगे उसका शीर्षक है लड़कियों की हंसी। लेखिका हैं प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर उर्मिला शिरीष। उर्मिला शिरीष जी आधुनिक दौर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथाकारों में से एक हैं। उन्होंने ढेरों कहानियाँ लिखीं जो हर वर्ग द्वारा सराही गईं। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है कहानी लड़कियों की हंसी। एक राजा था, उसकी 4 रानियां थीं। राजा अपनी एक रानी को सबसे ज़्यादा प्रेम करता था क्योंकि वो अत्यंत सुंदर थी, चंचल थी। उसकी मनमोहक अदाओं का राजा दीवाना था। उसे भी राजा को खुश रखना आता था। राजा अपने राज्य पर, राज व्यवस्था पर, दूसरे राजाओं के साथ या अन्य रानियों की पुत्रियों तथा पुत्रों से कैसे संबंध रखता था, रानी इन बातों पर ध्यान न देकर केवल अपने रूप सौंदर्य, अपनी देह, अपनी मुस्कुराहट पर ध्यान देती थी। राजा से मिलने वाले उपहार ही उसकी संपत्ति थे। कहा जाता है कि एक बार वो सुंदर रानी राजा का उपहास उड़ाते हुए सबके सामने खिलखिलाकर हंसती थी। उपहास का कारण बस इतना सा था कि राजा की पगड़ी एकाएक गिर गई थी, जिससे उसका गंजापन सारे दरबार वालों ने देख लिया था। बस फिर क्या था, वो हंसी राजा के दिल में कांटे की तरह चुभ गई। रानी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर राजा का दिल ना पिघला। राजा एक रात उसे चुपचाप उसका मुंह बांधकर घने जंगल में छोड़ आया। कहते हैं उस जंगल में आज भी किसी स्त्री के हंसने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। दादी कहानी सुनाते सुनाते एकाएक चुप हो गई और लंबी सांस लेकर बोली। रानी को एक मौका तक नहीं दिया राजा ने। विशाखा लिखते लिखते रुक गई। नताशा और सुरेखा दादी का चेहरा देखे जा रही थीं। दादी आगे क्या हुआ? आगे की कहानी कल सुनाएंगे। कल क्यों दादी, आज ही सुनाओ ना। कल आप दूसरी कहानी सुनाने बैठ जाओगी। उनका अंत तो हमेशा छूट ही जाता है। टीवी पर कोई फिल्म शुरू हो गई थी। नताशा और सुरेखा ठहाका मारकर हंसे जा रही थीं। थोड़ा धीमे नहीं हंस सकती? क्यों? बाहर तक तुम्हारी हंसी सुनाई देती है। दादी को जंगल में रानी की हंसी सुनाई देती है और आपको हमारी? अच्छा लगता है क्या जब देखो तब हो करके हंसती रहती हो? क्या हंसना मना है? कौन उलझे तुमसे? थाली लग गई है, पापा को दे दो। हमारी अम्मा तो हंसी की आवाज़ सुनकर आग बबूला हो जाती थी और हम थे कि हंसते ही जाते थे। अम्मा थप्पड़ मारती तब भी हंसी रुकती ना थी, पर तुम तो हमारी नाक कटवा कर मानोगी। मम्मी एक बार तो हंस दो, वही पुरानी हंसी। ज़रा पापा के सामने हंसकर तो दिखा दो। पापा को यहीं बुला लेते हैं। वे अपनी टेबल पर ही खाना खाते हैं। आज यहाँ बैठकर खा लेंगे। बहस मत करो, यहाँ पापा का पेट नहीं भरता, कहकर नताशा जोर से हंसती। तो दादी, आपकी कहानी की रानी हमेशा हंसती रहती थी। राजा बड़ा कमीना था, अपनी रानी की हंसी से जलता होगा, है ना दादी? रानी जरूर उसकी कोई कमजोरी जानती होगी। हर हंसी एक रहस्य छुपाए रहती है। तुम्हें याद होगा तुम्हारी परदादी अपनी हंसी के लिए पूरे गांव में कुख्यात थीं। लेकिन क्या दादी, उनकी हंसी को क्या हुआ था? आसमान ने उनकी हंसी निगल ली थी। आसमान कब से इतना दुष्ट हो गया? क्यों दोस्त आसमान, तुम भी हंसी निगल लेते हो? हाँ, हवाएं जरूर भंवर बनाती हैं। क्या क्या फितूर चढ़ा रहता है तुम सब पर? अम्मा, आप भी क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो? बताओ ना दादी। विशाखा, नताशा और सुरेखा तीनों दादी के पास आकर उन्हें घेर कर बैठ गईं। तुम्हारी मम्मी नाराज़ होगी, उन्हें लगता है कहीं वही अभिशाप तुम्हारी हंसी न छीन ले। माहौल एकाएक रहस्यमय, खामोश और बेचैनी से भर गया। दादी दादी, मेरे भीतर गुब्बारे फूल रहे हैं। क्या कोई सीरियस बात है दादी? कहीं ये राजा हमारे परदादा और रानी परदादी ही तो नहीं थी? दरवाज़ा बंद कर दो, तुम्हारे पापा ने सुन लिया तो चिल्लाएंगे। दादी, आप भी पापा से डरती हो? बूढ़ी औरतों को तो आदमियों से नहीं डरना चाहिए। आखिर इन आदमियों में ऐसा क्या होता है कि ये बच्ची, जवान और बूढ़ी सबको डरा कर रखते हैं? नहीं, मैं डरती नहीं हूँ, पर विशाखा ने दरवाज़ा बंद कर दिया।
नताशा ने टीवी की आवाज़ धीमी कर दी। सुरेखा अपनी मुस्कुराहट समेटकर मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई। तुम्हें ये जो हंसी मिली है, खिलखिल करती छरहरी काया की तरह, छरहरी हंसी जिसमें सूरज की उजास और पत्तों की मरमर ध्वनि होती है, कह लो पक्षियों के चहचहाहट होती है, वो अपनी परदादी से मिली है। और ये जो सुंदरता है ना तुम्हारी, जिस पर तुम तीनों इतराती हो, वो भी परदादी से उतर कर आई है। और बुद्धि? नताशा ने पूछा। बुद्धि वो दादाजी से मिली है। हमारी माँ से हमें क्या मिला है? तुम खुद देख लो क्या मिला है। जिसने डर के मारे हंसना ही बंद कर दिया है, वो किसी को क्या देगी? दादी, हम लड़कियां जब भी हंसती हैं तो सब टोकते क्यों हैं? अम्मा तो हमारी हंसी के पीछे पड़ी रहती हैं। एक बार तो इतना तक बोल दिया था कि द्रौपदी दुर्योधन के ऊपर न हंसी होती तो महाभारत का युद्ध न होता। किसी एक औरत की हंसी इतना बड़ा युद्ध करवा सकती है? अब हम क्या करें दादी? कॉलेज में मैडम टोकती रहती हैं, क्लास में लड़कियां, घर में अम्मा। आखिर हम इस उम्र में नहीं हंसेंगे तो कब हंसेंगे? हमारी हंसी क्या इतनी मायने रखती है? हंसने की भी कोई उम्र होती है? हंसी तो अजर अमर होती है। जैसे फूलों का रंग पक्का होता है, जैसे पानी बहती नदी में ही सुंदर लगता है, जैसे समंदर में उठती लहरें नज़रें नहीं हटने देती हैं, जैसे बादल अपना आकार बदलते रहते हैं, जैसे सितारे और ग्रह अपनी चमक नहीं खोते हैं, वैसे ही हंसी होती है। संगीत की स्वर लहरियों की तरह, झरनों की तरह, ठंडी हवा की तरह। क्या क्या कहूँ। तुम्हारी परदादी तो हंसी की पर्याय थी, हंसी की रानी। अरे वाह दादी, आप तो कविता की भाषा बोल रही हो। पर दादी, आज आप परदादी की कहानी तो सुना दो। तुम्हारी परदादी बहुत सुंदर थी, सिनेमा की जो नायिकाएं होती हैं ना, उनकी तरह। लंबे बाल, गोरा दही सा चिकना रंग, भरी भरी देह, कजरारी आंखें, और उनकी चाल तो ऐसी कि लोग देखते रह जाते थे। तुम्हारे परदादा उनकी पहरेदारी करते हुए आगे पीछे चलते थे। मजाल कि गांव का कोई आदमी उनका चेहरा देख ले। परदादा ने उन्हें कैद करके रखा था। परदादा की इस दुष्टता से तुम्हारी परदादी, जिनका नाम श्यामा था, एकदम घबरा गई थी। उनकी बैठक तक सुनाई देने वाली हंसी धीरे धीरे गुम होती गई। परदादा जब भी उन्हें हंसता हुआ देखते, उनके तन बदन में आग लग जाती। मुँह कुचल दूंगा, जीभ काट दूंगा। दादा के ये दो वाक्य उनकी ज़ुबान पर रखे रहते। दादा जितना चिढ़ते, श्यामा उतना ही मुंह में धोती का छोर दबाकर हंसती। जैसे दादा बाहर जाते, वैसे ही दादी घर से बाहर निकल जाती। सबसे मिलना जुलना, हंसी ठिठोली करना, लोगों को छेड़ना। वे चिड़िया की तरह उड़ने लगती। तालाब में जाकर बाल धोती, हाथ पाँव घिसकर नहाती, झूला झूलती और फिर अंदर जा घुसती। उनकी हंसी का एक और कारण होता कि कैसे उन्होंने अपने पति को बेवकूफ़ बनाया है। लो कर लो कैद, जिएंगे तो हम अपनी मर्जी से ही। उनके ठहाके गूंजने लगते। स्त्रियों की टोली का ये साप्ताहिक कार्यक्रम बिना किसी रोक टोक के चलता रहता। दादाजी इतना तो जानते थे कि श्यामा उनकी बातों को हवा में उड़ा देती हैं। उनके सामने सीधी सच्ची बनकर हाँ में हाँ मिला देती। वे मन ही मन मिसमिसा कर रह जाते। हम खेत पर जाएं क्या? श्यामा उनसे पूछती। हमारे घर की औरतें बाहर का काम नहीं करती, हमको खेती बाड़ी का काम आता है। तो क्या हुआ, ये आदमियों का काम है, आदमी करेंगे। फिर श्यामा नया रास्ता निकालती। दुर्गा जीजी मशीन का काम सिखा रही हैं, हम सीख लें। मन ही मन वे हंसती। बेवकूफ़ आदमी, हम पूछ रहे हैं, यही क्या कम है। फिर कहोगी सिलाई मशीन ला दो। हाँ तो? वे अपने पति को ऐसी कठोर और उपेक्षा भरी निगाहों से देखती कि परदादा भीतर ही भीतर सिहर उठते। श्यामा कुछ दिन शांत रही, फिर बिना पूछे दुर्गा जीजी के घर जाने लगी। दुर्गा जीजी के पिताजी पढ़े लिखे थे, स्कूल में मास्टर थे। उन्होंने अपनी लड़कियों को भी थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया था। श्यामा का मन भी पढ़ने के लिए मचल उठा। पढ़ोगी? आप पढ़ा दो ना। वे सिलाई कढ़ाई छोड़ के पढ़ाई में लग गईं। वर्णमाला, गिनती, फिर वाक्य बनाना, धीरे धीरे पढ़ना। श्यामा को पढ़ाई में मज़ा आने लगा था। दुर्गा जीजी बताती थीं कि श्यामा का दिमाग बहुत तेज़ था। घर में किसी को पता ही नहीं था कि श्यामा पढ़ने लिखने लगी है। परदादा को उनकी हंसी सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए वे निश्चिंत थे। उन्होंने मान लिया था कि श्यामा की हंसी उन्होंने दबा दी है।
एक दिन परदादा ने देखा कि श्यामा पोस्ट ऑफिस से कार्ड लेकर आ रही है। किसके लिए ला रही थी? तुम पोस्ट ऑफिस कैसे गईं? अपने लिए। कौन किसको चिट्ठी लिखता है? हम खुद लिखते हैं। अनपढ़ औरत मजाक उड़ाती है। परदादा बीच गली में चिल्ला रहे थे। बाहर जाने की आज्ञा क्या दे दी? तू तो कुतिया की तरह द्वार द्वार जाकर पूंछ हिलाने लगी। अनपढ़ आदमी को हर बात मजाक ही लगती है। एक बार बाहर क्या जाने दिया, तू तो खसम खानी हो गई। ये सुनो, ये श्यामा ने चीख कर कहा था। आज गाली दी है, बर्दाश्त कर रहे हैं, दोबारा दोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारी खरीदी गई जोरू नहीं है, हम समझे। अपनी जबान पर लगाम लगा लो वरना। परदादा हक्के बक्के श्यामा का चेहरा देखते रह गए, हाथ उठाते उठाते रह गए। अंदर से डर रहे थे कहीं श्यामा पलट कर हाथ न पकड़ ले। आजकल चिड़ैया बहुत उड़ रही है, हराम। आखिरी शब्द मुंह के भीतर फंस गया। तो क्या पिंजरे में बंद रहे? इस औरत को हो क्या गया है? ये तो मरखू गाय बनती जा रही है। इसके सींग तोड़ने पड़ेंगे या खूंटे से बांधकर मुंह पर मस्क बांधना पड़ेगा। पर दादाजी चारपाई पर पड़े करवटें बदल रहे थे और श्यामा किसी के साथ बैठकर मुंह में धोती का छोर दबाकर लगातार हंस हंस कर आज का घटनाक्रम बयान कर रही थी। श्यामा खेत पर किसी काम के बहाने निकल जाती, वहाँ काम करने वाली औरतों आदमियों से गप्पे लगाती और परदादा के लौटने से पहले लौट आती। उनके ठहाकों से हरे भरे गेहूं के खेत में पकी बालियां तक हंसने लगती। काम करते हाथ क्षण भर के लिए रुक जाते और फिर वे सब भी हंसते थे। उनकी हंसी पत्तों, पेड़ों, आकाश, बादल, कुआं, बावड़ी सबके बीच अंदर बाहर गूंजती रहती थी। श्यामा की हंसी को एक झटका तब लगा था जब तुम्हारे परदादा ने उनके सामने एक औरत को लाकर खड़ा कर दिया था। एक औरत? कौन औरत? हाँ, परदादा ने 2 शादियां की थी। क्यों? क्योंकि श्यामा को बच्चा नहीं हुआ था। अब तक किसी ने बताया नहीं? कैसे बताते? श्यामा को तो सबने कोने में धकेल दिया था। फिर क्या हुआ? श्यामा ने उस औरत से कुछ नहीं कहा। हाँ, तुम्हारे परदादा को पूरी तरह से त्याग दिया था। वे इतनी अभिमानी थी कि उस औरत के आने के बाद 1 घंटे भी न रुकी। अपनी 2 साड़ियाँ लेकर अकेली ही घर से निकल पड़ी। कहाँ? परदादा ने उन्हें रोका नहीं? किसी ने नहीं रोका। उनकी हंसी उस घर से, उस मोहल्ले से, उस गांव से ऐसी गायब हुई कि आज तक उस तरह हंसने वाली कोई औरत नहीं आई। सबका मानना था कि श्यामा की हंसी ने तुम्हारे दादा का जी जला दिया था, उनका अपमान किया था, सो उन्होंने दूसरी औरत लाकर उनसे बदला लिया था। नताशा ने एक लंबी सांस ली। हमें पता ही नहीं चलता है कि कब कौन हमारी हंसी से खार खाकर बैठ जाता होगा। दादी, क्या श्यामा फिर कभी नहीं लौटी? नहीं, उनके मायके के लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने मायके जाकर खेती बाड़ी का काम संभाल लिया था, अपने माता पिता की सेवा की। वे न मांग भरती थीं, न काली पोत अर्थात मंगलसूत्र पहनती थीं, न ही बिछिया, सब उतार फेंका था। लोग उन्हें ताने मारते, समझाते, पर श्यामा पर कोई असर न पड़ता। श्यामा तो आंधी की तरह थी, जब आंधी आती है तो सारा सामान उड़ा देती है। श्यामा ने भी परदादा के खानदान की नींद उड़ा दी थी, क्योंकि वो ब्याहता तो अब भी उन्हीं की कहलाती थी। परदादा ने परेशान होकर एक बार संदेश भेजा कि लौट आओ। अपनी औलाद ना हुई तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन अर्थात सौत की औलाद को ही अपना मान लो। पर श्यामा के स्त्रीत्व को चोट पहुंचाने वाले परदादा भूल गए थे कि श्यामा से छुपाकर उन्होंने दूसरी औरत को लाने की गलती की थी, जो श्यामा के अनुसार कुकर्म था। श्यामा ने अपनी माँ की बड़ी दालान में बच्चों के लिए छोटा सा स्कूल खोला, जिसमें पढ़ाने के लिए दूसरे गांव से एक मास्टर जी आया करते थे। मास्टर जी रंग रूप में राजा महाराजाओं की तरह दिखते थे और श्यामा से उनकी खूब बनती थी। श्यामा ने बाद के दिनों में उनके परिवार को वहीं रख लिया था। मास्टर जी, उनकी पत्नी और उनका बेटा श्यामा के परिवार का हिस्सा बन गए थे। गांव देहात का चलन श्यामा को समझ में नहीं आया। उनका खुला स्वभाव, पति को त्यागने की बात और मास्टर जी का वहाँ रहना, सब ने मिलकर एक नई कहानी रच दी जो श्यामा के चरित्र को लांछित करने वाली थी। वो दूसरा मौका था जब श्यामा की हंसी पर ब्रेक लगा था। ये देह औरत की बड़ी दुश्मन बन जाती है। अगर ये देह ना हो तो किसके साथ उठना बैठना, खाना पीना, हंसना बोलना, सब कुचर्चा से परे रहें। पर देह की खूबसूरती और देह की माया इंसान को भ्रमित कर देती है।
श्यामा को वहाँ से भी निकलना पड़ा, क्योंकि माता पिता ने श्यामा की इतनी मरम्मत की थी कि श्यामा 4 दिन उठ नहीं पाई थी। मरम्मत का कारण था गांव वालों ने मास्टर को लेकर उनके कान भर दिए थे। जब उठी तो सुबह के 4 बज रहे थे। अभी अंधेरा था, पर पक्षियों की आवाज़ें आ रही थीं। श्यामा ने अपनी 2-3 साड़ियाँ रखीं, कुछ रुपए पैसे लिए और माता पिता की देहरी लांग कर निकल पड़ी। न ये पता था कि कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, रात कहाँ रुकेंगी, खाएंगी पिएंगी कहाँ, मर क्यों नहीं जाती। माता के कठोर शब्द पीछे से धक्का दे रहे थे। मैं क्यों मरूं? उनका मन कह रहा था। मैंने कौन सा अपराध किया है? मैं किसके साथ भाग गई? किसके साथ मैंने संभोग कर लिया? किसके साथ मैं रास रचा रही थी? मैं क्यों मरूं? नहीं नहीं, नहीं मरूंगी। मैं हंसती ही तो थी, तो पति के नाम के आदमी ने बहाना बनाकर त्याग दिया। एक बार किसी वैद्य को, डॉक्टर को नहीं दिखाया। यहाँ इतनी मेहनत की, बच्चों के लिए स्कूल शुरू किया, माँ बाप ने एक बार नहीं पूछा कि सच्चाई क्या है। पता नहीं औरतें सहन क्यों करती हैं। अगर एक भी औरत ने पलट कर जवाब दिया होता तो हम सबके लिए रास्ता खुल गया होता। श्यामा पैदल पैदल चलती जा रही थी और रोती जा रही थी। बहुत याद करने पर भी उन्हें याद नहीं आ रहा था कि कोई उसकी जान पहचान का आदमी या औरत है भी या नहीं। श्यामा दूसरे दिन अपने मामा के घर पर थी। मामा चुपचाप बैठे थे, गहरी सोच में डूबे। उनके घर में भी तो वही हाल है, कोई मेहमान 2 दिन नहीं रह सकता। चलो मेरे साथ। कहाँ? मामा का चेहरा उतरा हुआ था। उदासी और ग्लानि के कारण वे श्यामा से सीधे मुंह बात नहीं कर पा रहे थे। एक बंगले के सामने उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और सीधे अंदर जा पहुँचे। बरामदे में 4-5 कुर्सियाँ पड़ी थीं। अरे हरि नारायण, आप कैसे? ये मेरी भांजी है। बैठो, चाय पियोगी? नहीं। आप कह रहे थे कि कोई किराएदार हो तो बता दूं, ये एकदम अकेली हैं। बच्चे, पति? कोई नहीं है। आपको कोई असुविधा ना हो तो यहाँ रह सकती हैं। हमें क्या सुविधा होगी, आप लोग सोच लीजिए। मैं अकेला आदमी एक जगह बंद कर तो रहता नहीं हूँ। इनको रहना है तो ये समझ लें। अकेला आदमी? मामा ने मन ही मन दोहराया। फिर ये सोचकर कि ये जान पहचान के हैं, वर्षों पुरानी पहचान है, भरोसा तो रहेगा। ठीक है साहब, हम चलते हैं, ये यहाँ आकर रहेंगी। बहुत दिनों से कमरा बंद पड़ा है, सफाई पुताई करवानी पड़ेगी। वो मैं करवा देता हूँ। मामा को एक एक दिन भारी पड़ रहा था। कब मामी का पारा चढ़ जाए और कब वे निकल जाने का आदेश सुना दें। मामा इस सच्चाई को भली भांति जानते थे। अगले हफ्ते श्यामा वहाँ शिफ्ट हो गई। अब चिंता थी तो पैसों की। कौन खर्चा उठाएगा? एक भले परिवार की औरत किसके घर के जूठे बर्तन धोएगी, किसका खाना बनाएगी? मामा कब तक उनका खर्चा उठाएंगे? श्यामा ने शायद उन्हीं के घर में खाना बनाना शुरू कर दिया था। उस व्यक्ति ने श्यामा को पढ़ाया, एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी लगवाई। श्यामा ने नौकरी के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी, बीए, फिर बीएड और फिर सरकारी स्कूल में नौकरी। उम्र की बाधा ना होती तो एक कॉलेज तक पहुंच जाती। फिर ये तो एक सामान्य औरत का जीवन है जो संघर्षों के बाद ही बनता है। सब एकाएक खामोश हो गए। उस रहस्यमयी श्यामा की बात तो सुनो। क्या? तुम्हारी मम्मी ने तो बताया नहीं होगा? नहीं, उन्होंने अपने साथ पढ़ाने वाले आदमी से शादी भी कर ली थी। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अनहोनी बात यह है कि उन्होंने उस समय बड़ी निडरता के साथ बाकायदा तुम्हारे परदादा को तलाक दिया था। तब गांव देहात में लोग औरत को परित्यक्ता के रूप में जानते थे। तलाक तो विदेशों में दिया जाता है, हमारे यहाँ तो औरतें त्याग दी जाती हैं या भगा दी जाती हैं। ओह माय गॉड! सुलेखा सिर थाम कर बैठ गई। बेचारी परदादी को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, दुनिया के तानों का सामना करना पड़ा होगा, उपहास और गालियों का। तो हम उन पर कैसे गए? हमारा तो कोई खून का रिश्ता बनता ही नहीं है। क्योंकि तुम्हारे दादा उन्हीं की संतान थे। आपने कहा था कि उनको संतान नहीं होती थी। ये परदादा की उड़ाई कहानी थी। जब वे दादा को त्याग कर आई थी तो उनके पेट में 2 माह का गर्भ था। ये बात उन्होंने छुपा कर रखी थी, अन्यथा तुम्हारे परदादा अपनी संतान को किसी न किसी बहाने छीन कर ले जाते। उनके माता पिता को मालूम था श्यामा का किसी से कोई संबंध नहीं रहा, कभी नहीं रहा। वो अपनी संतान को जानबूझकर अपने माता पिता के पास छोड़कर नहीं आई थी, बल्कि उन्होंने उसको छीन लिया था, अपने पास रख लिया था। ओह, तब से लेकर आज तक कुछ नहीं बदला, ना आदमी की सोच,
न समाज का नज़रिया, न घर वालों का व्यवहार। विशाखा, जब परदादी उस समय अपने मन से अपने निर्णय ले सकती है, यानी पति को त्याग सकती है, अपनी अस्मिता की रक्षा कर सकती है, तो हम लोग हर वक्त क्यों डरे डरे रहते हैं? इसलिए कि हम 3 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। हम क्यों हंसते खिलखिलाते हैं? क्यों बाहर अकेले जाते हैं? फिर वे कभी परदादा से मिली थी? परदादा नहीं मिले थे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में भर दिया गया था कि वे उन्हें छोड़कर चली गई थीं। ये भी बता दिया था कि किन छोटी सी बातों के कारण वे अपने पति को छोड़कर चली आई थीं। कई बार वे ताना मारते थे, ये भी यानी तुम्हारे दादा ताना मारते थे कि तुम लोग भी अपनी परदादी पर गई हो, देखना नाक कटवाएंगी। कब तक उन्होंने ये प्रताड़ना झेली थी? पूरे 67 साल तक। उनकी कोई तस्वीर है? कौन उनकी फ़ोटो निकालता? वो तो हम एक शादी में चुपचाप उनसे मिले थे। तुम्हारे परदादा को कभी पता नहीं चला था कि हम उनसे मिले थे। हाँ, तुम्हारे दादा जरूर अपने बाप से मिलने जाते थे। बाप के अपराधों को बेटे अपराध कहाँ मानते हैं, बल्कि उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। श्यामा ने ही हमें समझाया था कि तुम भले ही छुपकर पढ़ो, पर पढ़ना जरूर। पढ़ लिख जाओगी तो जिंदा रह लोगी, वरना गाय बैलों की तरह जिंदगी भर हाँकी जाती रहोगी। कहकर दादी ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपनी आंखों को गद्दियों से ढांप लिया। दादी, रो रही हो? हाँ, याद आ गई उनकी। साथ में तो रही नहीं, फिर काहे का रोना? एक बार का मिलना ही इतना कुछ भर गया था कि जीवन भर वे हमारे भीतर बैठी रहीं और हमें दादा से लड़ने का, विरोध करने का, जीने का सलीका सिखाती रहीं। वो अमृत की बूंद की तरह गिरी थी हमारे भीतर और जीवन भर उस अमृत बेल को फैलाती रहीं। दादी, मैटर बहुत सीरियस हो गया है। तुम तीनों को यही कहूँगी कि चाहे जो भी हो, अपनी हंसी को कभी मत रोकना। हंसी रोकोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी रुक जाएगी, तुम्हारे चेहरे की चमक चली जाएगी। हंसने वाली लड़कियां ही जीवन को जीतती हैं, रोना तो हमें कमज़ोर बनाता है। दादी, आपने मम्मी को ये बातें नहीं समझाई? तुम्हारी मम्मी को समझा समझा कर थक गई थी कि देखो, आगे की पढ़ाई कर लो, तो वो तो बस रोती ही रही और तुम्हारे पापा उसे रुलाते रहे। मैं कहती थी कि उसे 2-4 बार जवाब दो, उसको ना कहो, पतिव्रता आज्ञाकारी पत्नी मत बनो। जैसा तुम कर रही हो वैसा ही अपनी बेटियों को सिखाओगी। भगवान की कृपा है कि तुम तीनों में से कोई उन पर नहीं गया है। कम से कम तुम तीनों हंसकर इस घर को मनहूसियत से तो बचाए रखती हो। दादी, क्या आपने श्यामा दादी की कहानी मम्मी को नहीं सुनाई? वो उनका नाम ही नहीं लेना चाहती है। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, सुना है ना? विशाखा ने तय किया कि वो श्यामा परदादी की तस्वीर खोज कर लाएगी। गुमनामी के अंधेरे में जो चेहरा आज तक छुपा था, उसे उजाले में लाएगी। पुराने एल्बम देखे जा रहे हैं, गत्थे के गत्थे फ़ोटो भरे रखे हैं। ब्राउन कलर के लिफाफों में ठुसे फ़ोटो थैलों में कचरों की तरह भरे हैं। एल्बम में कुछ फ़ोटो इस तरह चिपक गए थे कि उनका चेहरा चितकबरा हो गया था। फिर नताशा श्यामा परदादी के उस घर में गई जहाँ उन्होंने एक शिक्षक से शादी की थी। वो शिक्षक जो एक तरह से उसके सौतेले परदादा होते थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनके घर में उनके भाई का परिवार रहता था। नताशा के बहुत अनुरोध करने पर उन्होंने जितने फ़ोटो एल्बम थे सब लाकर पटक दिए। उसने चेहरा नहीं देखा था, पर दादी जैसी छवि बताती थी, उन्हीं की आकृति और छवि वाली 1-2 फ़ोटो उनसे ले आई। मैं वापस कर दूंगी, आते आते नताशा ने कहा। हमें क्या लेना देना, रखना है तो रख लो। हमारे भाई अपने भाई के बेटे को गोद लेना चाहते थे, पर इस औरत ने कभी बेटे को गोद नहीं लेने दिया। जब तक ये मेरे भाई के साथ रही, हम लोग कभी यहाँ नहीं आए थे। बाद में तो सब कुछ आपको ही मिल गया था। छोड़ा ही क्या था, सब तो गांव के स्कूल में भेजती रहती थी, अच्छे काम के लिए ना। तो वे चुप हो गए। श्यामा दादी ने कितने दुश्मन बना रखे थे। दादी, इसमें कौन सी है श्यामा परदादी? दोनों ही उनकी फ़ोटो हैं। सच? नताशा ने जाकर दोनों फ़ोटो एनलार्ज कराए और फ्रेम करवा कर ले आई। पागल हो क्या? मम्मी चिल्ला रही थी। वे हमारी सगी परदादी थीं। तुम्हारे पापा का पारा चढ़ जाएगा। चढ़ने दो, पापा अपनी दादी को कैसे भुला सकते हैं? जिससे कोई लेना देना नहीं, उनके पीछे तुम अपने पापा का दिमाग खराब करोगी, उन्हें नाराज़ करोगी। उन्हीं से तो लेना देना है पापा का। दादी, कुछ बोलो ना। आज आपने चुप्पी नहीं तोड़ी तो फिर कभी कोई चुप्पी नहीं तोड़ पाएगा। हंसी की विरासत हमसे भी छिन जाएगी। अम्मा, आखिर आपके पेट में बात पची नहीं? मम्मी ने दादी से कहा।
इस घर की एक औरत गलतफहमियों का शिकार होकर नफरत की पात्र बनकर रह जाए, क्या ये ठीक है? कहो सुमन। कितने समय से सब थूकते आ रहे हैं उनके नाम पर, उनके चरित्र पर। क्या कसूर था उनका कि वो हंसती खेलती थी, पढ़ती थी, बाहर काम करना चाहती थी? हमारे ससुर ने झूठा किस्सा फैला दिया कि वो माँ नहीं बन सकती, जबकि उनको चिढ़ाने के लिए दूसरी औरत ले आए। बच्चा तो उन्हीं का था। माँ बाप ने भी उन्हें घर से निकाल दिया। बेचारी को उनका अपना बेटा तक नहीं दिया। बेटा भी नाना नानी को छोड़कर जाने को तैयार न था। शहर में आकर पढ़ाई की, किसी की रखैल बनकर तो नहीं रही, शादी ही तो की थी। विशाखा, नताशा और सुलेखा कभी दादी का चेहरा देखती तो कभी मम्मी का। आज दो औरतें आमने सामने खड़ी थीं, तीसरी औरत की लड़ाई लड़ने के लिए। उन तीनों ने दादी का गुस्से और दुख से भरा चेहरा देखा। मम्मी बड़बड़ा रही थी कि राजा रानी की कहानी सुनाते सुनाते अपने घर की कथा कहानी सुना डाली आपने तो। लड़कियों को फालतू की बातों पर हंसी ठिठोली करने पर रोकने की बजाय उन्हें बढ़ावा दे रही हो। क्यों क्यों अम्मा? किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो? आखिर ये सब बताकर क्या मिला आपको? इसलिए कि तुम भी सब बातों से मुक्त होकर हंसना सीखो और उस औरत को सम्मान दो जिसका स्वभाव प्रकृति ने सुंदर बनाया था। तुम भी उनसे जीना सीखो। बस यही एक चीज़ कहो या आदत कहो या स्वभाव कहो, तुम्हारी आखिरी सांस तक बची रहेगी। उन्हें हंसी मजाक से मतलब नहीं है। वे दुख और उदासी को सहानुभूति पाने का हथियार मानकर चलती हैं। विशाखा ने हंसकर कहा। ये हैं हमारे घर की असली रानी, कहकर नताशा ने श्यामा की फ़ोटो जड़ी फ्रेम को टेबल पर रख दिया। ये तुमने सबसे अच्छा काम किया नताशा। दादी फ़ोटो को एकटक देखे जा रही थी। रोना नहीं दादी, एक आंसू नहीं गिरना चाहिए। ये आपकी जीत है। आज तो जश्न मनाने का दिन है। विशाखा उनके कंधों पर हाथ रखकर बोली। तो कल की कहानी कहाँ छूटी थी? दादी, राजा रानी की कहानी में अब असली रानी की एंट्री हो गई है। तो अब दूसरी कहानी सुनाते हैं। पता नहीं किस बात पर लड़कियों के ठहाके पूरे घर में गूंज रहे थे। वे अंदर आईं, दरवाज़ा खोला और चिल्लाकर बोलीं, ये धुआं कैसा है? गैस पर कुछ जल रहा है? ये धुआं नहीं मम्मी, हंसी के बादल तैर रहे हैं। हंसी के बादल? क्षण भर उन्होंने सोचा, फिर हंसकर बोली, हंस लो जब तक पापा बाहर हैं तब तक। उनके आते ही सब चुप हो जाओगी। ऐसी की तैसी इनके बाप की और तुम्हारे पति की। अब इस घर में केवल लड़कियों की हंसी ही गूंजेगी, किसी की दादागिरी की आवाज़ नहीं। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक कोई अपना हुक्म नहीं चलाएगा। दादी ने ठसक के साथ कहा। और आपके जाने के बाद भूत बनकर तीनों के साथ रहूँगी, कहकर दादी ने श्यामा की फ़ोटो को छाती से लगा लिया। ये ना होती तो मैं इतना कुछ सीखती, कुछ कर पाती। वे मेरे जीवन में उजेला बनकर आई थीं और जानती हो ना, उजेला कभी ख़त्म नहीं होता है। किसी बुरी नज़र वाले काले धूसर बादल से जैसे चांद और सूरज ढक जाते हैं, उनकी चमक फीकी पड़ जाती है, पर उनका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। मेरी ये बात हमेशा याद रखना। वैसे ही तुम्हारी हंसी होनी चाहिए। दादी, तीनों लड़कियों ने उनके आसपास बैठते हुए एक साथ पुकारा। बस हमेशा उनको चुनना जो तुम्हें ज़िंदगी जीना सिखाएं। रात बहुत हो गई है, तुम लोग भी सो जाओ। कल एक नई कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि हर एक का जीवन एक नई कहानी लेकर आता है। दादी ने ऊँघते ऊँघते सुना। बहू किसी बात पर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और बेटा पूछ रहा था, क्या तुम्हें देवी चढ़ गई है या पगला गई हो जो इतना हंस रही हो? अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी लड़कियों की हंसी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। हिंदी साहित्य की प्रेरणादायक और कालजयी कहानियों का सफ़र यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।